साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है। आप सभी लोग इलेक्शन से संबंधित कोई ना कोई खबर सुनते हैं। कई लोगों को कई चीज़ें समझ में आती होंगी, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता होगा। आज हम इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको पूरी होलिस्टिक जानकारी देंगे, जिससे कि आपको बिहार के इलेक्शन को समझने में आसानी रहे, आप प्रिडिक्शन कर पाएँ कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्यों जीत रहा है, और आप ये भी जान पाएँ कि कल जो बिहार में पहले फेज़ का इलेक्शन हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट क्यों हुआ है। हम सभी पार्टीज की बात करेंगे, सभी नेताओं की बात करेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे कि किस नेता के जीतने की संभावना कितनी ज़्यादा है। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बिहार में इलेक्शन कितने फेजेस में हो रहा है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, कितने यानी कि जिले हैं, और किस तरह से इलेक्शन किस किस तारीख को हो रहा है, कब रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये बिहार का मैप है। इसको अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो इस तरह से है। टोटल यहाँ पर 38 जिले हैं। 38 जिलों में टोटल 243 सीट्स हैं जिस पर चुनाव हो रहा है, और 2 फेजेस में चुनाव होना है, 2 चरणों में होना है। जो आपको ये पीले रंग में शेडेड दिखाई दे रहा है, ये वो जिले हैं जहां पर पहले चरण में चुनाव होना था, जो 6 नवंबर को हो चुका है। और जो आपको ये पिंक कलर में बॉर्डर वाले जिले दिखाई दे रहे हैं, उसमें 11 तारीख को चुनाव होना है, जो अभी आने वाले समय में होगा। जो कल पहले चरण में चुनाव हुआ है, इसमें लगभग 121 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, और जो दूसरे वाले में होगा, इसमें लगभग 122 सीटों के लिए चुनाव होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार का इलेक्शन हमेशा से चर्चा में रहा है, बिहार का, यूपी का, और बिहार के इलेक्शन में जो ज़्यादातर चर्चा में रहने वाले मुद्दे हैं, जो भारी पड़ते हैं बिहार के इलेक्शन में, वो एक वहाँ का जातीय समीकरण है, एक वहाँ की गुंडागिर्दी है, और वहाँ पर किस तरह से चुनावी वादे किए जाते हैं, किस तरह से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, वो भी एक वहाँ पर प्रैक्टिस रही है लंबे समय से। कल जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो लोगों ने ये देखा कि इस बार के चुनाव में जो कल हुआ है, अब तक का सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहा है पहले फेज का। लगभग 65% वोटिंग हुई है। लगभग लोग हैरान हैं। जब भी पिछली बार से या लंबे समय के बाद इतना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है, तो यह माना जाता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए लोग वोट कर रहे हैं। तो लोगों का मानना है कि इस बार लोग एनडीए को हटाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, किसी और सत्ता को लाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को लाना चाहते हैं, यानी महागठबंधन को, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जनसुराज को लाना चाहते हैं। हम एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि ये कितनी बात सत्य है, कौन आने की संभावना है, किसके आने की नहीं है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये तो मैनिफेस्टो है एनडीए का और महागठबंधन का। मैनिफेस्टो में जैसा कि आप जानते हैं चुनावी वादे होते हैं, अलग अलग तरह के लुभावने वादे होते हैं, जिससे कि लोग इनकी बातों में आ जाएं और इनको वोट डाल दें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लोग वोट क्यों ज़्यादा डालते हैं या क्यों कम डालते हैं। इस पर केवल चुनावी वादे ही मैटर नहीं करते, बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। सबसे पहले मैं आपको वोटर टर्नआउट बताता हूँ। देखो, 2010 में लगभग 52% रहा है, 2015 में लगभग 57% रहा है, 2020 में लगभग 57.29% रहा, यानी पहले से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इस बार देखोगे तो पहले फेज़ का 65% के आसपास, 64.66% है पहले फेज़ का। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये ज़्यादा क्यों रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बिहार में एसआईआर हुआ था, यानी कि एक छटनी हुई थी। ये स्कैन किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कौन कौन से वैलिड वोटर हैं, वाजिब वोटर हैं, और कौन ऐसे वोटर हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है, जो या बिहार से पलायन कर चुके हैं, या जिनके पास फर्जी वोटर आईडी है। ऐसे लोगों की एक छटनी हुई थी। इस छटनी में माना जा रहा है कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। जहां पर पहले 7 करोड़ और 89 लाख 89 लाख टोटल वोटर हुआ करते थे लिस्ट में, वो अब 65 लाख उसमें से कम हो गया है और उतने वोटर बचे हैं। अब इसके अनुसार मैं आपको एक गणित समझाता हूं। मान लीजिए पहले जो वोटिंग हुई थी 2020 में, तब मान लीजिए 100 टोटल वोटर्स थे लिस्ट में, एग्जाम्पल के तौर पर टोटल 100 थे, और 100 में से जो वोट डालने गए थे वो 57 गए थे, तो 57% हो गया। अब जब छटनी हुई तो जाहिर सी बात है 65 लाख नाम कट गए हैं, तो अब 100 तो नहीं रहे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। अब मान लीजिए 90 रहे हैं, अब 90 रहे हैं। वोटर जितने पहले जा रहे थे अब लगभग उतने ही जा रहे हैं, 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, वोटर अमूमन उतने ही हैं।
लेकिन जो फर्जी वोटर थे, जो पलायन कर चुके थे, जो मर चुके थे, जो ना पहले वोट डाल रहे थे ना अब डालने की स्थिति में थे, उनके नाम ही कट गए हैं। तो जो पहले 100 के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा था अब 90 के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज बढ़ जाएगा। आप इतना गणित तो जानते ही होंगे। तो परसेंटेज इसलिए बढ़ा हुआ नजर आ रहा है जिसे लोग ये समझ रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की निशानी है। दूसरी बात, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में यह देखा गया है कि लगभग 2005 से लगातार एनडीए शासन में रही है, नीतीश कुमार शासन में रहे हैं। बीच में कभी किसी पाले में चले जाते हैं, कभी किसी पाले में चले जाते हैं, कभी मांझी को सीएम बना देते हैं, फिर वो दगा दे जाते हैं तो फिर से नीतीश बन जाते हैं। तो ऐसा करके लगभग 9-10 बार वो सीएम की शपथ ले चुके हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल में एनडीए का ही शासन रहा है, 2-3 साल का छोड़ दें तो, जिसमें एक टाइम ऐसा आ गया था जब नीतीश और लालू ने हाथ मिला लिया था और 2015 में मिलकर के सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए थे तो नीतीश कुमार के पास जो सबसे बड़ा बैगेज था जो बिहार से हटाना था वो था जंगल राज। जी, जंगल राज का क्या मतलब है साहब? जंगल राज का मतलब यह है कि बिहार में 2005 से पहले यानी 1990 से 2005 तक 15 साल तक लालू यादव और उनकी फैमिली का शासन रहा है। उस शासन में आप खुद पूछ लेना किसी बिहार के व्यक्ति से, आप ये मत सोचना मैं अपनी तरफ से बात बता रहा हूं, आप बिहार के किसी व्यक्ति से पूछ लेना, मैं आपको अभी डेटा भी दिखाऊंगा बाकायदा कि किस तरह से बिहार में एक दहशत फैली हुई थी। अगर आप यादव नहीं हैं, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो बिहार में आप दहशत में जिएंगे, दहशत में। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था। कई बार पुलिस में केस दर्ज हो जाता था, कई बार नहीं भी होता था। तो मैं जो आपको दिखाऊंगा आंकड़े वो हैं जो रिकॉर्ड में आ गए हैं, कई तो ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आए हैं। अगर आप 2005 से पहले अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी से बाहर उस ज़माने का मोबाइल आपने अगर ऐसे लहरा दिया या आपने किसी तरह से कोई कैमरा बाहर करके फ़ोटो लेने की कोशिश करी तो कोई भी आपका सामान छिना लेगा और आप उससे ले भी नहीं पाएंगे। ये वहाँ एक कॉमन बात थी। उसके अलावा अगर आप अधिकारी हैं और आप अगर सत्ता के खिलाफ चल रहे हैं या आप लालू यादव और उनकी फैमिली की बात नहीं मान रहे हैं या यादवों की बात नहीं मान रहे हैं या मुसलमानों की नहीं मान रहे हैं तो आप कितने भी बड़े अधिकारी हों आपका उत्पीड़न होगा। आपकी वाइफ, आपके घर वाले, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहां बच्चों के मुंह पे एसिड फेंक दिए गए, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहां अपहरण कर लिया गया, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहां जमीन हत्या ली गई। आपने सीरीज देखी होगी मिर्ज़ापुर, कालीन भैया। उस फिल्म में जो कालीन भैया का रोल है, एक ज़माने में पूरे बिहार में ऐसा रोल हुआ करता था, कई सारे कालीन भैया थे और पूर्वांचल में जो यूपी का पूर्वी वाला भाग है वहाँ भी यही होता था। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव जीतना है तो आपको इन माफियाओं को खुश करना होता था, माफिया आपको जीत करके देते थे। पूरा एक दोनों का फायदा चल रहा था उसमें। यह बड़ा ही कॉमन एक टेम्पलेट बन गया था 1990 से 2005 तक। 1990 के बाद जब लालू यादव वहाँ के सीएम बने थे बिहार के, तो लालू यादव ने एक के बाद एक घोटाले किए थे, एक के बाद एक स्कैम किए थे, जिन स्कैम्स का धीरे धीरे खुलासा होता रहा और फाइनली 1997 में 1997 में जब लालू यादव का चारा घोटाला सामने आया और उन पर सीरियस एलिगेशंस लगे, केसेस हो गए, तो लालू यादव को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को वहाँ का सीएम बना दिया, जो 1-2 बार 1997 से 1999 तक रहीं, फिर 2000 में चुनी गई, फिर 2005 तक रहीं। इस तरह से वो रहीं, वो अंगूठा छाप थी। इस तरह का जो बिहार में शासन चला है, इस शासन से लोग इतने दहशत में आ गए थे, इतने डर में आ गए थे कि लोगों को पलायन करना पड़ा था बिहार से। जो कहा जाता है कि लोग बिहार से पलायन करके चले गए, लोगों को वहाँ पर जॉब्स नहीं मिल पाए। अरे जॉब तो छोड़ो, लोग जिंदा बच रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। अभी आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, आप देखिएगा। इस चीज से अगर लोगों को थोड़ी भी कोई राहत पहुंचा दे ऐसा व्यक्ति अगर आ जाए तो लोग उसे भगवान मानने को तैयार थे। और ये काम किया था नीतीश कुमार ने। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, ये रहे नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता कि बिहार में कानून व्यवस्था टॉप पे पहुंच गई है, मैं ये नहीं कहता कि बिहार प्रगति में टॉप पे पहुंच गया है, मैं ये भी नहीं कहता कि बिहार की सब समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, और न मैं ये कहता कि बिहार में गरीबी खत्म हो गई है। ना,
बिहार में आज भी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत गरीब है, लोग बहुत परेशान हैं, आज भी क्राइम है, लेकिन जो चीज़ 2005 से पहले थी उससे बहुत 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 कम है क्राइम। सिर्फ और सिर्फ क्राइम की बात कर रहा हूँ। आप कहोगे 1990 से पहले सब ठीक था। आज़ादी के बाद से 1990 तक मोर और लेस कांग्रेस का शासन बिहार में रहा है। कभी कांग्रेस किसी दल के साथ गठबंधन में आ गई, कभी किसी दल के साथ आ गई, तो कांग्रेस ने एक एवरेज शासन वहाँ पर किया है। लेकिन जो जंगल राज 1990 के बाद आया वो हॉन्ट करता है लोगों को। सोचिए कई बच्चे ऐसे होंगे जो 2005 में पैदा हुए होंगे, 2000 में पैदा हुए होंगे, जो उस समय 2-3 साल के हों, 5 साल के हों या पैदा ही हुए हों, जो आज 20 साल के हो गए होंगे, शायद 28 साल के, 29 साल के हो गए होंगे, जो आज वोट डाल रहे होंगे, वो भी डरते हैं क्योंकि उनके घर वाले उन्हें किस्सा सुनाते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा होता था, भैया तू कितना भी एडवांस है, लालू यादव की फैमिली को वोट दे के ना आना, ऐसा लोग कहते हैं। तो पहले मैं लालू यादव का पूरा आपको चिट्ठा सुनाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं नीतीश ने क्या किया। ये मुझे राहुल गांधी का भी बताना है, भी बताऊंगा, है ना। फोटोज बीच में निकल गए हैं। देखिए ये कटिंग है अखबार की, और मैं भी आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा। देखिए 17% मुस्लिम है बिहार में, और अच्छे खासे परसेंटेज है, करीब करीब 13-14% वहां पर यादव है। मतलब मुस्लिम और यादव मिला दो तो 30% के आसपास बिहार में बनता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, आंकड़े हर जगह अलग अलग रहते हैं। ये माना जाता है कि MY कॉम्बिनेशन जिसके साथ हो गया वो वहां पर जीतेगा। तो जाहिर सी बात है MY कॉम्बिनेशन लालू यादव के साथ रहा है, और लालू यादव का जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज है वो 30 के बाद स्टार्ट होता था। ऐसा लोग कहते थे कि ये 30% तो आना ही आना है। तो साहब यहाँ पर चाहे मुसलमान हो, यादव हो, सब साथ रहते थे लालू यादव के। और बात फिर आगे बढ़ती चली गई। तो मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊं तो बिटवीन 2001 एंड 2001 से 2004 के बीच में द बिहार पुलिस रजिस्टर्ड 1527 केसेस एज अगेंस्ट 429 केसेस बिटवीन 2006 टू 2009। यानी जब नीतीश की सरकार आ गई थी तो 2006 से 2009 के बीच में जो टोटल केस रजिस्टर हुए वो 429 केस हुए, और जब राबड़ी देवी थी 2001 से 2004 के बीच में तो 1527 केस रजिस्टर हुए थे। आप ये देखिए जो क्राइम कर रहा होगा जाहिर सी बात है उसका केस भी कोई रजिस्टर नहीं करेगा, तो ये 1527 भी हो गई तो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद देखिए 19 एक आंकड़ा और बताता हूं मैं आपको। 1976 से एक भोजपुर में एक वहाँ पर हत्याकांड हुआ था, वहाँ से लेकर के जहानाबाद में जो हत्याकांड हुआ था 2001 में, लगभग 737 पीपल इंक्लूडिंग सेवरल पुलिसमैन वर किल्ड बिटवीन 1977 टू 2001। यानी 737 लोग मारे जा चुके थे अलग अलग मैसेकर्स में, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। ये 1977 से 2001 तक की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लोग जो मारे गए थे वो 1994 से लेकर के 2000 के बीच में मारे गए थे, जब लालू का शासन था। 337 लोग, ये तो वो नाम है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। 1997 में जब राबड़ी आई तो 12 हत्याकांड हुए थे बड़े बड़े, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। इसके बाद 1998 में 11 हत्याकांड हुए थे बड़े, जिसमें 76 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1999 में 108 लोग मारे गए थे और 7 हत्याकांड हुए थे बड़े बड़े। उसके बाद सन 2000 में 69 लोग मारे गए थे, 5 बड़े हत्याकांड हुए थे, और 2001 में 2 बड़े हत्याकांड हुए थे जिसमें 11 लोग मारे गए थे। आगे देखिए, लालू राबड़ी पीरियड वर इन गया इन 1992 इन्वेस्ट 34। अब ध्यान से सुनिएगा, बात बता रहा हूं 1992 की गया की, जिसमें 34 अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स वर किल्ड। अपर कास्ट के जमींदार मारे जा चुके थे, ठीक है, 34। फिर भोजपुर की बात है 1996 में, जिसमें 22 SC और मुस्लिम एग्रीकल्चर वर्कर्स वर किल्ड। SC शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वर्कर्स मारे जा चुके थे 1996 में 22। अब बताओ, अगर ये मुस्लिमों के हितैषी हैं या SCs के हितैषी हैं तो ये क्यों मारे जा रहे हैं? अब जो लोग कास्ट वाइज लालू को पसंद कर रहे हैं वो बताएं इसका जवाब। आगे भी पढ़ रहा हूं। द 1997 लक्ष्मणपुर बाथे अरवाल मैसेकर किलिंग 58 शेड्यूल कास्ट एग्रीकल्चर वर्कर। यानी कि 1997 में 58 SCs शेड्यूल कास्ट के वर्कर्स मारे जा चुके थे। 1998 में जहानाबाद मैसेकर में 23 SC पीपल वर किल्ड। यानी 1998 में
23 शेड्यूल कास्ट के लोग मारे जा चुके थे। और 1999 में जहानाबाद में 35 अपर कास्ट वर किल्ड, 35 अपर कास्ट के लोग मारे जा चुके थे। अब बताइए। और देखिए, बात है 1992 की, 1992 की, 384 आईएएस ऑफिसर्स में से 144 आईएएस ऑफिसर्स ने यह कहा था कि हमें डेपुटेशन पर सेंट्रल में ले जाओ, हमें बिहार में नौकरी नहीं करनी। ये आईएएस ऑफिसर्स का हाल था। उनकी वाइफ के साथ क्या होता था आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे। आगे देखिए, मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं। ये देखिए, आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एलिजिबली, बाकी मैं बोलना नहीं चाह रहा। ये होता था। आगे देखिए, ये शहाबुद्दीन है, बहुत बड़ा गैंगस्टर था सीवान का, बिहार का, लालू यादव का राइट हैंड। इसने कई हिंदू बच्चों के मुंह पे एसिड फेंकवा दिया, कईयों को किडनैप करवा दिया, मरवा दी, जाने कैसी कैसी चीज़ें इसने करी थी। इसको फिर बाद में जेल में पहुंचा दिया गया था। CK अनिल जो आईएएस थे वहाँ के, सीवान के, DM बन के पहुँचे थे, तो उन्होंने इसको रगड़ के जेल में पहुंचाया था। वहाँ के आईएएस ने पुलिस से कह दिया था ये जहाँ भी छुपाओ इसकी बिल में से निकालो और इसके पूरे मोहल्ले में से कॉलर पकड़ते रगड़ते हुए से लेके आओ, तब जेल में पहुंचाएंगे। फाइनली 2021 में कोरोना से मर गया था दिल्ली की जेल में। हैरानी की बात ये नहीं है, ये तो आपको कॉमन लग रही होगी इतनी देर से मुझे बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ है बताऊँगा भी। इसका लड़का है, इसने अपने लड़के का नाम रखा था ओसामा। इस ओसामा को, ये है इसका लड़का, इस ओसामा को इस बार इलेक्शन में टिकट दिया गया है लालू यादव के द्वारा खुद। और इस बार आरजेडी ने जो टिकट बांटी है उसमें सबसे पहली टिकट इसको बांटी है। इसे आप क्या कहेंगे? आगे देखिए, लालू यादव जिन पर, अब लालू यादव का एक किस्सा मैं आपको और बताता हूं। देखो, बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की क्राइम गाथा, ठीक है, 35 से 40 मुकदमे इस पर चल रहे थे। हत्याकांड, फिरौती, किडनैपिंग, न जाने कैसे कैसे। अब क्या ही हत्याकांडों की मैं जिक्र करूंगा, आप जान ही रहे हैं। फिल्मों में आपने देखा, गंगा जल आपने देखी है, तमाम फिल्में आपने देखी है। ये CK अनिल जिनकी मैं बता रहा हूं, इन्होंने रगड़ रगड़ के इसे जेल में पहुंचाया था। ठीक है, देखिए, लालू यादव पर चारा घोटाला, रेल घोटाला। अच्छा, रेल घोटाला में क्या हुआ है, 2004 से 2009 के बीच में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, उस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। उस समय इन्होंने रेलवे में लोगों को जॉब दी, बिहार के लोगों को, और जॉब के बदले उनसे जमीन मांगी थी। इस पर केस हुआ, जांच हुई, तो पता चला लालू यादव का पूरा परिवार फंस गया है और इन पर अब केस चल रहा है और पूरा का पूरा परिवार फिर से जेल जाएगा। और ये अभी अभी की बात है, 25 अक्टूबर को कोर्ट ने कह दिया है कि भाई मामला गंभीर है। ये तो केवल मैं वो बता रहा हूं जो रेल वाला मामला है। इससे पहले चारा घोटाला किया था 1997 में, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दिया था। उस चारा घोटाले में टोटल 5 इन पर बड़े बड़े मुकदमे चल रहे थे, जिन पर इन्हें सजा भी हो चुकी है। जी हाँ, सजा भी हो चुकी है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 केस हैं टोटल। एक में सजा हुई है 5 साल की, दूसरे में हुई है 3.5 साल की, तीसरे में हुई है 5 साल की, चौथे में हुई है 14 साल की, और फिर हुई है 5 साल की। तो ये सभी सजाओं को एक साथ ही काटना है, तो सबसे लंबी सजा 14 साल है। तो जाहिर सी बात है टोटल 14 साल की सजा हुई है लालू यादव को। अब आप एक बात बताइए, जिस इंसान को सजा हो गई है, जेल में पड़े हुए थे, आपने बहाना बनाया मेरी किडनी फेल हो गई है, तो आपने किडनी का ऑपरेशन करा लिया, आपने बताया मेरी बेटी ने ही मुझे किडनी दी है, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन आप जो है बेड रेस्ट पे रहे और आप लगातार जेल से बाहर हो ये कह करके कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मुझे प्लीज़ अभी हेल्थ के कारणों से थोड़ा बाहर रहने दीजिए। स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू यादव जेल से बाहर हैं, वरना इन्हें सजा हो चुकी है। अब कहीं ये अपील भी नहीं कर सकते, सजा याफ्ता हैं ये, बावजूद उसके जेल से बाहर हैं। और जेल से बाहर, चलो तुम बेड पे पड़े होते, तुम्हारी स्थिति खराब होती तो समझ में भी आता। तुम बच्चों के साथ हैलोवीन मना रहे हो, तुम लोगों को टिकटें बांट रहे हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। और देखिए, इसके अलावे लालू यादव रोड शो कर रहे हैं। 4 नवंबर की बात है इस चुनाव की, 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया है। किसके लिए किया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जानिए। रीतलाल राय के लिए किया है, दानापुर का पार्टी कैंडिडेट है इनका। अब ये कौन है ये भी जानिए।
ये जो रीतलाल राय है, ये अभी जेल, रीतलाल यादव है, ये अभी जेल में है और जेल में सजा काट रहा है। सजा काटते हुए व्यक्ति के लिए, जिस पर गंभीर आरोप हैं, जो जेल में सजा काट रहा है, उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लालू यादव बाहर निकले और 15 किलोमीटर का रोड शो किया है। क्या ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? हम और आप छोटा सा क्राइम कर दें तो बाहर नहीं आ पाएंगे किसी कीमत पे, चाहे कुछ कर लें। यहाँ देखिए खुलेआम चीज़ें चल रही हैं। अब मैंने आपको लालू यादव पर यह बता दिया। आगे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये नक्सल वायलेंस है जो चुनावों को प्रभावित करते रहे हैं। इस नक्सल वायलेंस में लालू यादव का वायलेंस भी शामिल है। देखिए, मर्डर नीले रंग में है, किडनैपिंग लाल रंग में है, अन्य इंसिडेंट हरे रंग में है। 2000 से लेकर के 2005 तक मर्डर देखिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं। संख्या देखिए आप, लगातार बढ़ती चली जा रही है। मर्डर केसेस 1200 के आसपास, 1500 के आसपास, 2800 के आसपास, 3600 के आसपास, फिर 3800 के आसपास, फिर इलेक्शन आते आते एकदम से कम हो गए, 2100 तक आ गए, फिर उसके बाद कम हो गए। लालू यादव का काल है। आगे देखिए। अच्छा, आप एक सवाल कहेंगे, क्या नीतीश की पार्टी दूध से धुली है? क्या बीजेपी दूध से धुली है? बिल्कुल नहीं धुली है। अभी अनंत सिंह पे आऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं धुली है। लेकिन कंपैरिजन देखिए आप, क्रिमिनल कैंडिडेट्स, पार्टी जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही है, जिन पर केस चल रहे हैं, आरजेडी लगभग 58 कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। 76% कैंडिडेट इसके ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहा है। बीजेपी 66%, जेडीयू 33%। इसलिए लोग जेडीयू को खड़ा कर रहे हैं बार बार। केवल 33% उसके कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें क्रिमिनल केस है। आप कहोगे कि फिर खड़ा क्यों कर रहे हैं? बिहार के लोगों से आप एक चीज पूछना, कई सीट्स ऐसी हैं जिस पर खड़े होने वाले सभी क्रिमिनल्स हैं, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई हो। अब जब सब क्रिमिनल खड़े हो रहे हैं तो ऐसी जगहों पर जो सबसे तगड़ा क्रिमिनल होगा उसके जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपने उसको वोट नहीं दिया तो वो आपको जीने नहीं देगा। अब ऐसी स्थिति पे या तो आप सत्ता में आइए और इन सबको साफ कीजिए, बिल्कुल सफाई करके ऐसा कुछ कर दीजिए अगली बार से सब साफ लोग खड़े हों। तो ऐसा इतना बड़ा स्टेप अभी तक नीतीश बबुआ उठा नहीं पाए हैं। योगी जी की बात अलग है, योगी जी तो सबको साफ कर देते हैं, वो वहाँ नहीं हो पाया है। ये उनका नेगेटिव पॉइंट रहा है, तो इसलिए आपको ये आंकड़ा ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप आरजेडी वर्सेस नीतीश एरा की बात करें तो टोटल जो मर्डर रहे हैं, लाल वाला आरजेडी है, लालू यादव, ये नीतीश कुमार। लालू यादव में मर्डर इतने होते थे, नीतीश कुमार में 600, लालू यादव में 2000। किडनैपिंग लालू यादव में 1200, नीतीश में केवल 100। अच्छा, लालू यादव और नीतीश का लगभग बराबर सा हो चुका है मामला। देखो 1200 और 100 में बहुत अंतर है, ठीक है। अब आप 100 में से 4 इंसिडेंट पकड़ लाओ साहब, ये भी तो हुआ है, फिर आप काटना चाहो हमें, तो हम फिर कह रहे हैं सभी लोग क्रिमिनल हैं। हम केवल तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। रेप्स की बात करें 900, 450, नक्सल इंसिडेंट 150, यहाँ केवल 30, और पोल पर डेथ जब वोटिंग के दौरान ठोक दिया किसी को, लालू यादव के काल में टोटल 60 हुई हैं, नीतीश के काल में टोटल 1 हुई है। इसलिए लोग नीतीश को बार बार ला रहे हैं कि भले ही नीतीश कुछ ना करे पर उससे बहुत बढ़िया है। लालू यादव ने गड्ढे इतने गहरे किए हैं कि नीतीश का नॉर्मल होना भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। दिक्कत यहां है। क्राइम्स वर्सेस वुमेन, अगर वुमेन पे देखा जाए तो लालू यादव के काल में क्राइम क्या क्या हुए? नीला वाला रेप केस, लाल वाला दहेज, और ये टोटल क्राइम। 1990 से टोटल क्राइम देखना आप, टोटल क्राइम बढ़ते ही जा रहा है। ये कब गिर रहा है? जैसे चुनाव आ जाता है 2004 से 5 के आसपास, जब लालू यादव को लगने लगा कि अब हार जाऊंगा, उस समय एकदम गिरावट आई है हर चीज में। उससे पहले बढ़ा ही है, कम नहीं हो रहा है। इसलिए लोग नीतीश को चुन रहे थे बार बार, ठीक है। किडनैपिंग की बात करें 1992 से 2004 तक, आप लगातार 287 से स्टार्टिंग होते होते 1778 तक पहुंची है किडनैपिंग। ये वो हैं जो रजिस्टर हुए हैं, कई ऐसे हैं जो नहीं हो पाए होंगे, ठीक है। ये वायलेंस अक्रॉस इलेक्शन के दौरान की वायलेंस की बात कर रहा हूं। 1990 में 67, इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन चल रहा है। 1995 में 54, 1996 में 42, 1998 में 44, इसमें लोकसभा और असेंबली दोनों के शामिल है। 2001 में 191, 2005 में 5, 2010 में केवल 2, 2015 में 0, 2020 में 1, 25 में अभी तक एक भी नहीं हुआ है।
इसलिए लोग नीतीश को चुनते आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि नीतीश ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी और सब फैक्ट्रियां चल रही हैं और वो तो गुजरात महाराज जैसा हो गया है ना, इसलिए तुलनात्मक। ठीक है, ये लोगों के हाल थे कट्टा वट्टा लेके। ठीक है, अब ये मोहम्मद साबुद्दीन एक ज़माने में 60 केसेस लेके बैठा था, जिनमें से लगभग 30 पे सज़ा हो चुकी थी, बाकी 30-35 लंबित थे। ठीक है, अनंत सिंह जो भी जेल जा चुके हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी के। फिर रीतलाल यादव, जिसके लिए अभी लालू यादव कैंपेन करने निकले, रोड शो। ठीक है, पप्पू यादव, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, सुरेंद्र यादव, ऐसे कई हैं। फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात पे कि ठीक है, आप कहेंगे कि आपने लालू का किस्सा सुना दिया, नीतीश की बात बता दी, बाकी कैंडिडेट्स का क्या, कांग्रेस का क्या। कांग्रेस पे भी मैं आता हूं, उससे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले कि हम कांग्रेस और बाकी लोगों की बात करें, आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में एक टर्म इंश्योरेंस करा के जरूर रखना। एक्सिस मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस जरूर कराना। इससे क्या होगा, कभी खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपकी फैमिली को किसी तरह का कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा। इसमें आपको 500 से 600 रुपये महीने खर्च करने होते हैं और 1 करोड़ तक का कवर आपको मिलता है। कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो मात्र कुछ ही घंटे में आपका कवर क्लेम हो जाता है। इसमें 64 ऐसी क्रिटिकल डिजीज़ेस को भी शामिल किया गया है जो जानलेवा साबित होती हैं, और इसमें हर तरह से इतना पारदर्शी और इतना आसान मेथड रखा गया है पूरे कवर लेने का, जिसमें आपको किसी तरह की, आपकी फैमिली को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो आज ही अपने जीवन को सुरक्षित करें, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल कवर दें। मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहाँ जा कर के एक्सिस मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस लेकर के अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपको मैं एक बात बताऊं तो आपने सुना होगा कि जो अनंत सिंह हैं, ये बड़े चर्चा में थे, बड़ा साहब इनका रील वायरल होता था और बड़े ही ईमानदार से लगते थे बोलने में। इनसे पूछा गया कि आप सीएम बनना चाहते हैं, नहीं हम सीएम के लायक ही नहीं हैं। ऐसा लगता था कितना इनोसेंट सा आदमी है। लेकिन ऐसा बताया गया कि इनका पूरा काफिला चल रहा था, उस काफिले के बीच में ही इन्होंने, मुकामा से खड़े होती हैं, वहाँ पर इन्होंने, इनके काफिले में ही कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर जन स्वराज को सपोर्ट करने वाले एक कैंडिडेट जिनका नाम दुलार चंद यादव था, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और आरोप इन पर लगा है। दुलार चंद यादव भी वहाँ के बहुत बड़े बाहुबली हैं, उनके ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे हैं, उनकी हत्या हो गई है। अब सीधा आरोप इन पे लग रहा था। अब पहला पॉइंट तो ये नज़र आता है कि भाई चुनाव जब सिर पे आ जाता है तब कोई ऐसा मर्डर करवा के फंसना तो नहीं चाहेगा, पर हम मान लेते हैं इन्होंने नहीं करवाया। 1-2 दिन बीत गया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माहौल बन रहा था कि भाई जेडीयू बीजेपी तो कह रही है कि हम जंगल राज नहीं आने देंगे, हम सुशासन लेकर के आएंगे। नीतीश बबुआ को सुशासन बाबू कहा जाता है। चुनाव एकदम से एनडीए के लिए फीका पड़ता जा रहा था। यहीं पर अमित शाह ने खेल खेल दिया। अमित शाह का एक फ़ोन पहुंचा बिहार के डिप्टी सीएम के पास, और चौई साहब हैं वहाँ पे डिप्टी सीएम। उनसे कहा गया कि तुरंत एक्शन लिया जाए, इनको गिरफ्तार कराया जाए। रातों रात 12 बजे के आसपास पुलिस पहुंची, इनको गिरफ्तार किया गया। वीडियो तक इनका रिलीज नहीं हो पाया किस तरह से गिरफ्तार हुए, और तुरंत जेल में पहुंच गए। बताया जा रहा था कि खुद सरेंडर करने वाले थे। अगर ये खुद सरेंडर करते तो पुलिस की किरकिरी होती कि यार बताओ, अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस तो पकड़ ही नहीं पा रही है। लेकिन अमित शाह ने कहा पुलिस के द्वारा पकड़वाओ, जेल पहुंचवाओ, जिससे कि हम कहने को हो जाए कि हम तो एक्शन ले रहे हैं। तो अमित शाह ने अपनी स्थिति से, अपने तरीके से इनको जेल पहुंचा करके एक नैरेटिव गढ़ दिया कि भाई देखो, हमारे काल में भी अगर हमारा कैंडिडेट भी कोई गलत काम करता है या उस पर आरोप लगता है तो हम तुरंत उसे जेल पहुंचाते हैं। अब पहुंच गए, ठीक है। उनसे बार बार पूछा जा रहा है अमित शाह से कि भाई ये भी तो आरोपी हैं, ये भी तो आरोपी हैं। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि ठीक है आरोपी हैं, ठीक है, जो फैसला करेगी अदालत करेगी, जेल पहुंचाने का काम हमने कर दिया है। अब इस पर एक बात ये उठती है कि अगर ये आरोपी हैं, बहुत बड़े बाहुबली हैं, इन पर केसेस चलते रहते हैं, तो इनको जेडीयू ने टिकट दिया ही क्यों? क्योंकि मोकामा में इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर जेडीयू टिकट ना देती तो आरजेडी दे देती, ये वहाँ से जीत जाते। आरजेडी भी ना देती, निर्दलीय खड़े हो जाते, ये तो जीत जाते। ये खुद जेल में चले जाएं, अपनी वाइफ को लड़वा दें, वो जीत जाती है। तो इनका वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभाव है कि ये जीतने ही हैं। अब आदमी जीतना ही है, तब क्या कर सकते हो? तुम्हें तो एक सीट चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पर पार्टी ने इनको खड़ा किया। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, गलत किया है,
कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना भी छोटा अपराधी हो, अपराधी अपराधी होता है। पार्टीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि अपराधियों को टिकट ना दे, ठीक है। तो ये एक चीज़ इनके ऊपर हुई है। तो जेडीयू में भी ऐसे लोग हैं, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, पर आरजेडी का जो काल है वो आप किसी बिहार के रहने वाले व्यक्ति से पूछना। इसके बाद 2020 में जो बिहार असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था, एक बार मैं उस पर आपकी नज़र आकर्षित करना चाहूँगा। उस समय जो तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो बेटे हैं, इनकी जो टोटल सीट्स आई थी वो 75 आई थी। बीजेपी की 74 आई थी, कायदे से सबसे ज़्यादा आरजेडी की आई थी। बीजेपी की 74 आई थी और जेडीयू की 43 आई थी। जेडीयू की कम आई हैं। बीजेपी जेडीयू ने मिल करके सरकार बना ली, बन गई। अच्छा, यहाँ एआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उसने भी 5 जीती थी, ठीक है। जो ये दीपांकर भट्टाचार्य है सीपीआई के, इन्होंने 9 जीती थी और ये कांग्रेस ने 19 जीती थी, जबकि कांग्रेस शायद 60 सीटों पर लड़ी थी, जितना मुझे याद आ रहा है। कुछ ऐसा ही था, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर लड़ी थी। तो साहब पिछली बार सरकार नहीं बना पाए। जेडीयू की सीटें कम होने पर भी नीतीश बबुआ को सीएम बनाया गया, बीजेपी के पास फेस नहीं था। इस बार संभावना ऐसी लग रही है कि जो बीजेपी लड़ रही है, मेरे पास वो आंकड़ा था, ये है शायद, हाँ, इस बार जो बीजेपी लड़ रही है वो 101 सीटों पे लड़ रही है। जेडीयू नीतीश बबुआ वाली 101 पे, ये दोनों बराबर बराबर पे लड़ रही हैं। और इन्होंने पता क्या किया, एंटी इनकम्बेंसी ना हो इसके लिए जिस जिस सीट पे पहले जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा हुआ था पिछले चुनाव में, वहां बीजेपी का कर दिया है ज़्यादातर पे। और इस बार जहां पिछली बार बीजेपी का खड़ा हुआ था वहां जेडीयू का कर दिया है, जैसे स्वैप हो जाए, लोगों को एक चेंज ऑफ टेस्ट मिले। चालाक तो ही है ये लोग। 28 सीटों पर चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जीतनराम मांझी, जिसको बीच में नीतीश बबुआ ने सीएम बना दिया था, जो गड़बड़ कर गए थे, इनको 6 सीटों पर खड़ा किया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं और इंडिपेंडेंट भी 1 पर लड़ रहे हैं, अंकित कुमार जो है। टोटल 243 सीट्स पर ये लोग लड़ रहे हैं। महागठबंधन की बात करी जाए, जो कांग्रेस आरजेडी वाला है, इसमें आरजेडी लड़ रही है 143 पर, कांग्रेस लड़ रही है 61 पर। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर आरजेडी का कैंडिडेट भी उतरा हुआ है, कांग्रेस का भी उतरा हुआ है। 20 से ऊपर सीटें ऐसी हैं। फिर ये सीपीआई की सीट 20 हैं। विकासशील इंसान पार्टी, ये शायद इंसाफ है, मुकेश साहनी, जिनको डिप्टी सीएम का फेस बनाया है तेजस्वी ने, 12 सीटों पर लड़ रहे हैं। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी 9 पर लड़ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 4 पर लड़ रही है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इंजीनियर आईपी गुप्ता 3 पर लड़ रहे हैं। जनशक्ति जनता दल 1 पर और इंडिपेंडेंट 2 पर। तो इनका ये गणित है। और आपके जो जनसुराज वाले हैं प्रशांत किशोर 238 सीट पर लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी वाली 130 पर लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी 121 पर और तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल 22 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये टोटल इनका एक हिसाब किताब है जो आप जान चुके हैं। तो अभी तक मैं जो बात कर चुका हूं वो ये कि बिहार में कितने चरणों में इलेक्शन होना है। दूसरी बात ये करी है कि कल जो है इलेक्शन पहले चरण में इतना ज़्यादा वोटिंग क्यों हुई। अगली बात ये करी है कि ऐसा क्यों है कि 20 साल से नीतीश कुमार ही चुनते आ रहे हैं। फिर लालू के काल की बात करी। फिर ये बताया कि कुछ क्रिमिनल नीतीश कुमार की पार्टी में भी हैं। फिर दोनों का तुलना करवाई ग्राफ्स के ज़रिए कि कौन कैसा कर रहा था। फिर ये बताया कि 2020 में इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा था। फिर ये बताया कि इस बार कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कल जब इलेक्शन हुआ तो उसमें कई महिलाओं से पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया, किसको दिया। आप जानकर हैरान होंगे 95% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दे के आई हैं या आरजेडी से विमुख दे के आई हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, महिलाओं ने वो जंगल राज देखा जो मैंने आपको बताया, तो वो भूलती नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए 2005 से, तब से वो लगातार महिलाओं को लुभाने का कार्य कर रहे हैं। 2007 के आसपास नीतीश कुमार ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को साइकिल के लिए पैसे दिए थे। उन बच्चियों के पास साइकिल आ गई। अब जब पेरेंट्स देख रहे हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं लेकिन हमारी बच्ची के पास साइकिल आई गई है, तो क्यों ना इसे पढ़ने भेज ही दें, क्यों ना इसे सिलाई सिखवाई दें, क्यों ना इसे कढ़ाई सिखवा दें, क्यों ना इसे बुनाई सिखवा दें। तो उन लड़कियों को कहीं ना कहीं एंगेज किया। जब एक लड़की एंगेज हुई तो उनका छोटा भाई या बहन थे तो वो साइकिल उसके भी काम आई, तो वो भी पढ़ने गए, उन्होंने भी एंगेज किया। एक साइकिल से फ़र्क पड़ा। जब किसी घर में कोई वाहन आता है,
चाहे स्कूटी आ जाए, चाहे 4 पहिया वाहन आ जाए, तो उस घर की चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, चाहे एजुकेशन हो या इकोनॉमी हो। और साइकिल भी बिहार की कंडीशन के हिसाब से अपने आप में एक बड़ा वाहन उस वक्त रहा था। 2007 की बात बहुत पुरानी बात होती है। तो पहले तो उन्होंने उन बच्चियों को टारगेट किया जो उस समय 9वीं में थी। तो 2007 में अगर कोई बच्ची 9वीं क्लास में है तो ये मान के चलिए कि उसकी उम्र रही होगी 14 साल के आसपास, और 14 में अभी 18 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 14 और 20 हो गया 34, 32 साल, अभी 32 साल की होंगी। तो जाहिर सी बात है वो नीतीश को अभी भी वोट देंगी कि यही थे जिन्होंने हमारी मदद करी थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने 2015 में ऐलान किया कि 2016 से शराब बंदी हो जाएगी पूरे बिहार में। तो बिहार में शराब बंद करा दी। बिहार में शराब बंद कराने से महिलाओं का वोट बैंक और पक्का हो गया, क्योंकि बिहार में जाहिर सी बात है कि मजदूर वर्ग ज़्यादा था, गरीब वर्ग ज़्यादा था, किसान वर्ग ज़्यादा था। और जो मजदूर, गरीब और किसान वर्ग था, देखा गया है अमूमन तौर पर ये शाम को काम करने के बाद एक लगा लेते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई केसेस में देखा गया है कि महिलाओं पर वो अत्याचार करते हैं, वायलेंस करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे महिलाएं प्रताड़ित रहती हैं, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। शराबबंदी के बाद में माना गया है कि ब्लैक में कई जगह शराब मिल रही है, लेकिन मोटे तौर पर जो आसानी से उपलब्ध थी और जो खुलेआम खेल हो रहे थे वो काफ़ी 90% तक कर्ब कर लिए गए हैं, जिससे वो महिलाएं खुश हैं जिन पर वायलेंस हो रहा था। तो वो महिलाएं आज भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ गई हैं। तीसरा पॉइंट, इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 2014 से लेकर अब तक कई ऐसी स्कीम्स ला करके महिलाओं को अपने साथ कर लिया है। उज्ज्वला योजना, घर घर सिलेंडर पहुंचाओ, तो जो धुएं में काम कर रही थी वो सिलेंडर में कर रही हैं, तो उनको लगता है कि हमें राहत है। महिलाएं बड़ी इमोशनल होती हैं, अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो वो आपका साथ तब तक देंगी जब तक वो हैं। उसके बाद घर घर बिजली पहुंचाई। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा कि मोदी सरकार की बड़ाई कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे आप पूछ लो जाकर किसी से भी, आप खुद जानते होगे इस बात को, भले ही आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो। मेरे तो साथ में बीटेक एमटेक में जो 1/3 लोग थे वो सब बिहार के थे। आज मेरे साथ जो 1/3 लोग काम कर रहे हैं बिहार के, वो सब मेरे कांटेक्ट में हैं। उसके अलावा कई पत्रकार कांटेक्ट में, तो मुझे इनपुट मिलता रहता है। वो बात अलग है, मैं बिहार नहीं गया अभी तक ये कवरेज करने चुनाव की, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करके आप तक बात पहुँचाता हूँ। तो साहब, सिलेंडर का उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं का वोट बैंक पक्का हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के तहत पक्का हुआ। उसके बाद महिलाओं को, जैसे कि आप जानते हैं कि जो घर बना करके सरकार देती है, केंद्र सरकार जो गरीब लोगों को घर देती है, आवास योजना, वो भी महिलाओं के नाम पे हो रहा है। कई सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऐसे हैं जो महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। उसके बाद देखा गया कि जब कोविड आया तो 5 किलो राशन जो दिया जा रहा था वो हर गरीब को दिया गया। देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन पहुंच रहा है। तो कैमरे में, मतलब टीवी पे जो आता है, उसमें देखा गया कि कई महिलाओं से जब पूछा गया तो वो कहती है कि भैया हमको तो जेडीयू या बीजेपी को ही वोट देना है, अगर हमने नहीं दिया तो हमारा राशन बंद हो जाएगा, उन्हें ये लगता है। तो वो इतनी ज़्यादा इंटैक्ट हो चुकी हैं जेडीयू और बीजेपी के साथ कि वो नहीं हिलनी, और अगर उनमें हिलने जैसा कुछ भाव आता भी तो उसमें बीजेपी और जेडीयू ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, और वो है ये वाला, ये 10,000 रुपये दिए गए 25 लाख महिलाओं को बिहार में। ये 10,000 फ्री भी नहीं है, हालांकि बीजेपी ने फ्री भी दी है कई स्टेट्स में जो ठीक नहीं है, पर बिहार में जो फ्री भी कह लो या नहीं कह लो, जो भी है, ये बाकी स्टेट्स की तुलना में ठीक है। क्या इसमें 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, हर घर में से एक महिला को दिए जाएंगे। अगर कोई महिला सरकारी नौकरी करती है या इनकम टैक्स भरती है उसको नहीं मिलेंगे, नॉर्मल जो कुछ नहीं कर रही उसको मिलेंगे। 10,000 रुपये लेकर के उस महिला को यह सिद्ध करना है कि मैं कोई ना कोई काम खोल चुकी हूँ, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, या अचार बनाने का, अचार को बेच रही हैं, किसी न किसी तरह का कोई छोटा उद्योग खोलना है, बहुत मिनिमम सा। अगर वो ऐसा करती हैं और उद्योग का उन्होंने प्रूफ दे दिया, उसके बाद उन्हें 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा, जिसमें उस उद्योग को और बड़ा कर सकती हैं। बड़ा करने पर फिर उन्हें और ज़्यादा लोन मिल जाएगा। तो एक तरीके से लोन देने के लिए एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है जो 25 लाख महिलाओं को दिया गया, और ये अभी सितंबर में स्टार्ट कर दिया गया था। इसकी दूसरी किस्त अक्टूबर में दे दी गई थी और तीसरी भी अक्टूबर में दे दी गई थी। तो किस्तें दे करके पैसा दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो भी लाभान्वित है। उसके अलावा, महिलाओं के अलावा, किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है बिहार में बहुत किसान हैं, तो उनमें से एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इंटैक्ट है मोदी के साथ या नीतीश के साथ, तो वो भी हिलने की संभावना कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनडीए की जीतने की संभावना ज़्यादा है। अभी एक पॉइंट और बताऊंगा कि क्यों ज़्यादा है। इसमें मुझे एक बात और बतानी थी। हाँ, वही बात ये है कि
ये वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानता हूँ, पर मुझे इतना उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैनिफेस्टो जारी किया एनडीए और महागठबंधन ने, एनडीए ने यह कहा है कि हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे बिहार के लोगों को। 1 करोड़ जॉब देने की बात कही है, सरकारी जॉब नहीं। 1 करोड़ जॉब में सरकारी भी आती है, प्राइवेट भी आती है और स्वरोजगार भी आता है। वहीं महागठबंधन ने गड़बड़ क्या कर दी, इन्होंने ये कह दिया तेजस्वी ने कि हम करीब 2.5 करोड़ जॉब देंगे, शायद 2.5 या 3.5 करोड़, आई थिंक 2.5 करोड़ जॉब्स की बात करी है। और अमित शाह ने इसका काउंटर किया कि अगर आप 2.5 करोड़ जॉब दोगे, 2.5 करोड़ सरकारी जॉब देंगे, 2.5 करोड़ सरकारी जॉब देंगे, 20 दिन के अंदर अंदर कार्यक्रम चालू कर देंगे और अगले 20 महीने तक हम दे देंगे जॉब। तो अमित शाह ने कहा कि अगर सरकारी जॉब दोगे और सी ग्रेड और डी ग्रेड की भी दोगे तो 40,000 रुपये महीने सैलरी होगी, इनटू करो तो 12 लाख करोड़ आता है, जो कि बिहार के टोटल बजट, टोटल जो बिहार की जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, उसका भी 3 गुना हो जाता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मीडिया वालों ने बार बार तेजस्वी से पूछा कि भाई इसका जवाब दीजिए, तेजस्वी जवाब दे ही नहीं पाए। वो बार बार इस पॉइंट पर फंस रहे हैं, जो लोगों के बीच में और नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। तो ये एक पॉइंट है। बाकी तेजस्वी ने ये कहा है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो महिला थी, जो मैंने भी आपको बताया 10,000 रुपये जिनको दिए जा रहे हैं, उनको ये 30,000 रुपये महीने फिक्स सैलरी पर सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको महिलाएं लीड कर रही हैं, उन सभी लोगों को 2,500 रुपये महीने दिए जाएंगे, ऐसी भी इन्होंने बात कही है। और 30% रिजर्वेशन दिए जाएंगे पंचायत और अर्बन बॉडीज़ में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। और इन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन सिटी स्पेनिंग 2,000 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी, 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे और क्रॉप्स और एमएसपी के लिए गारंटी दी जाएगी। ठीक है। मनरेगा डेली वेजेस टू बी हाइक्ड फ्रॉम 300 एंड 200 डेज, 300 से 200 दिन तक बढ़ा दी जाएंगे मनरेगा के दिन, जो पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने बातें करी हैं। इन बातों की गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं, चुनावी वादे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बाकी लोगों की, है ना, जिसमें से राहुल गांधी एक हैं। इस पूरे चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा बात की बात है। नुकसान तेजस्वी का बहुत ज़्यादा हुआ है। तेजस्वी का पहला नुकसान तो उनके पिताजी ने कर रखा है, जो इस तरह का जंगल राज किया है कि तेजस्वी कितनी भी कोशिश कर लें, लोगों को बार बार वही याद आता है, तो तेजस्वी से विमुख हो रहे हैं लोग। दूसरा, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को ऐसा फंसा दिया कि तेजस्वी यादव को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दी। आप जानते हैं 2 महीने पहले राहुल गांधी ने एक वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी बिहार में कि साहब वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अच्छा, वोट चोरी का फर्जी मुद्दा सब जानते हैं, जो पॉलिटिक्स में जरा भी समझ रखते हैं सब जानते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य होता तो राहुल गांधी कोर्ट में जाते ना, कोर्ट में जा नहीं रहे। इन्हें पता है कि वहाँ पे मैं झूठा साबित हो जाऊँगा और उल्टी सजा और हो जाएगी मुझे। तो खैर, इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा, राहुल गांधी ने मुद्दा छेड़ा, रैली निकाली। रैली में जो तेजस्वी को लेकर के घूम रहे थे, ठीक है, तेजस्वी हर जगह इनके साथ रैली में थे। अब इस रैली में राहुल गांधी ने जगह जगह वोट चोरी की बात करी। अब आप तेजस्वी को लेकर के जा रहे हो, निशाने पर बिहार इलेक्शन है, तो बिहार के मुद्दे छुओ ना। बिहार में इतनी फैक्ट्रीज क्यों नहीं है, बिहार में लोगों के पास रोजगार क्यों नहीं है, बिहार में सड़कें अच्छी क्यों नहीं है, बिहार में आज भी खाने की दिक्कत क्यों है, बिहार में आज भी हर किसी के पास पक्का मकान क्यों नहीं है, बिहार में आज भी बीमारियां क्यों फैल रही हैं, बिहार में आज भी सभी महिलाओं को पूरी तरह से शिक्षा क्यों नहीं है, तमाम वो है। वो सब छोड़ के वोट चोरी की बात कर रहे हो, जो कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं मानता हूँ अगर वो मुद्दा है भी तो वो नेशनल का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है, जिससे फायदा राहुल गांधी को होना है, तेजस्वी को क्या फायदा होना है। तो राहुल गांधी तेजस्वी के सहारे अपनी इमेज चमकाने में लगे हुए थे, जिससे कि तेजस्वी के सहारे मैं नेशनल लीडर बन जाऊं। इस इमेज में राहुल गांधी ने सबको अपने साथ इस यात्रा में शामिल किया, जिनमें से एक तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी थे। अब तमिलनाडु के सीएम स्टालिन वो व्यक्ति हैं जो लगातार यूपी बिहारियों को इनडायरेक्टली गाली देते रहते हैं, सनातन को गाली देते रहते हैं, इनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, और ये हिंदी के विरोध में भी रहते हैं। अब तुम बिहार में आ रहे हो जहाँ हिंदी को पूजा जाता है, बिहार में आ रहे हो जहाँ पर लोग एक तरीके से उस विचारधारा के हैं जिसका तुम लगातार अपोजिशन करते हो, आकर के तुम्हें लोग कैसे सपोर्ट कर देंगे। अगर राहुल गांधी इनको रैली में शामिल करेंगे तो नुकसान किनका होगा, इनका होगा। तो एक बड़ी गलती ये थी कि राहुल गांधी ने मुद्दा गलत छुआ। दूसरा ये कि ऐसे लोगों को बुला लिया। ठीक है, आगे देखिए। फिर राहुल गांधी ने इनको बुला लिया, तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। ये वो हैं जो खुद बोलते थे कि बिहारियों की तो डीएनए में ही मजदूरी लिखी है। अब जो बिहारियों के बारे में ऐसे बोलता होगा, तुम्हें उन्हें अपनी रैली में ले आओगे तो इससे इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लगातार राहुल गांधी ने ऐसे काम किए कि इनकी छवि खराब होती रही। फिर कांग्रेस के मंच से मोदी जी की मां को गाली दे दी गई उल्टी सीधी। फिर राहुल गांधी विदेश भग गए, अब इन्हें अकेला छोड़ गए।
सीट शेयरिंग पे बात ही नहीं हो पा रही है, सीट शेयरिंग पर ईगो क्लैश कर रहा है। ये राहुल गांधी चाहते हैं कि ये मुझसे बात करने आए दिल्ली, वो अपना कोई दूसरा आदमी भेज देते हैं, बात बन ही नहीं पाई और मामला इतना ज़्यादा रफ हो गया कि चीज़ें सब बिगड़ती चली गई और नेगेटिव इनके लिए हो गया। और देखिए, राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा छू रहे हैं, इस मुद्दे पे कोई इनके साथ नहीं है, अखिलेश यादव भी साथ नहीं है। अखिलेश यादव को पता है कि उल्टा मेरे पड़ जाएगा। अब अखिलेश यादव ये भी जान रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से इनको फंसा दिए तेजस्वी यादव को, वही काम राहुल गांधी 2027 में यूपी में करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं अगर ये काम यूपी में हो गया तो अखिलेश यादव की छवि और खराब हो जाएगी। तो राहुल गांधी जो कांग्रेस है वो क्षेत्रीय दलों का सहारा लेकर के अपने आप को चमका रही है, कांग्रेस यानी पैरासाइट का काम कर रही है। यही बात मोदी जी ने पिछले साल 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद पार्लियामेंट में कही थी। इसलिए अब अखिलेश भी कटते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी से, बाकी लोग भी कटते नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे चुनावी खेल में राहुल गांधी ये जानते हैं कि उनके कांग्रेस को खास फायदा नहीं होना, वो कहीं न 3 में है न 13 में है। राहुल गांधी ये भी जानते हैं सत्ता में भी नहीं आने, लेकिन इतना तो कर दें कि जो वोट बैंक किसी क्षेत्रीय दल को चिपक जाता जाके वो बिखरा बिखरा सा रहे कि कल को कांग्रेस विकल्प के रूप में दिखाई दे तो नेशनल लेवल पर कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। और ऐसा जनरली जो वोट बैंक पाया जाता है मुसलमानों का है, और बाकी ऐसे दल हैं या ऐसी जातियां हैं जो इनसे विमुख हो गई हैं आरजेडी से। राहुल गांधी उनको अपने साथ चिपकाना चाह रहे हैं। अगर राहुल गांधी इस रैली में इनके मुद्दे छेड़ देते तो नेता बड़े ये बन जाते, राहुल गांधी का नाम भी लोगों को याद नहीं रहता, और ये बड़े नेता बन जाते तो कल को अगर बड़ा चुनाव होता 2029 का तो क्षेत्रीय दलों को फायदा हो सकता था। इसलिए जाने अनजाने पता नहीं कैसे राहुल गांधी ने जो खेल खेला है वो अपने हिसाब से सही खेला है। इस बार फायदा नहीं होगा, आगे फायदा होगा। ये पूरा खेल इन्होंने यहाँ रचा है। अब आइए प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, ये खुद जानते हैं कि इस बार इन्हें कुछ खास मिलना नहीं है। 5 सीटें आ जाएं बहुत बड़ी बात है। ये खेल खेल रहे हैं अगले चुनाव के लिए, 2030 के लिए, 2035 के लिए, लंबा खेल खेल रहे हैं। इस बार ये इन्होंने घर घर जा कर के, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के अपनी पकड़ बनाई है, विकल्प के रूप में धीरे धीरे लोगों में पहचान बनाई है। लेकिन इनके साथ 2 दिक्कतें ऐसी फंस गई जो ये क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। पहला तो ये कि छवि इनके साथ लग गई कि दूसरे केजरीवाल साबित होंगे, इनकी बातें ही ऐसी हैं, वहाँ के लोकल लोगों का भी ऐसा कहना है। और दूसरी बात ये है कि ये ठीक ठाक सब चल रहा था, लास्ट मोमेंट में उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो लोगों को ये लग गया कि इन्हें महसूस हो गया कि मैं हार जाऊंगा। अब ये खूब कहें कि मुझे दूसरों के लिए प्रचार करने जाना है, टाइम नहीं है, बाकी लोग क्यों कैसे जिताऊंगा। ठीक है, इनकी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन राजनीति में परसेप्शन मैटर करता है कि लोगों के बीच में संदेश क्या जा रहा है। तो लोगों के बीच में संदेश ये चला गया है कि ये थोड़ा सा डर गए हैं या इनको हार का एहसास हो गया है। और इन्होंने शायद ये कहीं बयान भी दे दिया है कि या तो मेरी 10 सीटें आएंगी या 150 पार जाएंगी। तो इस तरह से लोग और ज़्यादा इनसे थोड़े से विमुख हो गए। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। देखो, रमाकांत आर्चरेकर सर ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाया तो सचिन बने, लेकिन रमाकांत आर्चरेकर सचिन नहीं बन पाए कभी। तो किसी को गाइड करना है, स्ट्रेटेजी बनाना अलग चीज़ है। किसी को स्ट्रेटेजी बता करके आप सचिन बना सकते हो, लेकिन खुद सचिन बनना अलग बात है। तो इन्होंने कई लोगों को चुनाव जितवाए, कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, ये आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी को, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी को, ममता, सबको जिताएं। लेकिन खुद चुनाव में लड़ना और खुद पॉलिटिक्स करना मुश्किल पड़ जाता है। पॉलिटिक्स बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसीलिए ये मैदान में रहेंगे जरूर। कई युवाओं का वोट इन्हें मिलेगा, उन युवाओं को मिलेगा जो आरजेडी को तो किसी कीमत पे देना नहीं चाहते और उनका जेडीयू से भी मन हट गया है, एनडीए से भी मन हट गया है, तो वो इनको वोट दिलाएंगे। अगर ये ना होते तो वो लोग शायद वोट देते, नहीं देते, हो सकता है आरजेडी को दिलाते। तो ये वोट काटने का काम करेंगे जिससे फायदा एनडीए को होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की संभावित सीट है 160 प्लस, ऐसा लगता है। अब देखो क्या ओपिनियन पोल भी यही कह रहा है, मैं ओपिनियन पोल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। 11 तारीख को पोलिंग है दूसरे फेज़ की, 14 तारीख को नतीजा है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।